नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले खंदौली क्षेत्र के हैं और खंदौली क्षेत्र के ही प्रतिष्ठित हार्वेस्ट कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि आज मृदा दिवस का अवसर है और ऐसे में प्रभु जी एग्रोटेक सीड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहां पर बीज और आलू संबंधित एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय आलू औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी CPRI द्वारा यहां पर किसानों को जो है अपडेट जो है किया जा रहा है तमाम फसलों के बारे में, प्रजातियों के बारे में और उनसे संबंधित रोगों के बारे में। और आज हमारे साथ में CPRI के मेरठ के डायरेक्टर जी डॉक्टर राजेश कुमार जी मौजूद हैं और आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल जो आप लोगों के बीच में ज्वलंत मुद्दों के पर होते हैं। आप फसल तो आलू की करते हैं लेकिन आलू की सही तरीके से प्रॉपर उत्पादन जो है नहीं ले पा रहा है। अब कुछ सवाल जो आपके CPRI के उसमें दायरे में आते हैं और जो किसान लगातार पूछते रहते हैं, उनका जो है हम आज सर से पूरी जानकारी चाहेंगे और एक ऐसी प्रॉपर जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप जो है आलू की खेती करते समय किस तरीके से उत्पादन ले सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार सर। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए और हमारे किसानों को थोड़ा ब्रीफ कीजिए। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, अध्यक्ष केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम मेरठ। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर प्रशिक्षण का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारे साथी मेहीलाल प्रधान वैज्ञानिक पादप रोग और मुख्य तकनीकी अधिकारी योगेश गुप्ता आए हुए हैं। और प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है कि किसान अपने खेत पर स्वस्थ और रोग रहित बीज उत्पादन कैसे कर सके, जिससे कि उनकी जो फसल की उत्पादकता अच्छी उन्हें मिले और वो लाभान्वित हों। कौन कौन सी फसलें सर किसान जो है चयन कर सकते हैं और किस एरिया के, क्या उसमें जो है अपने मिट्टी का भी कोई प्रभाव होता है कि इस एरिया में यही फसल करनी चाहिए? किसान भाइयों, हम आलू के बारे में बात करेंगे। आलू में जो प्रमुख फसल है और प्रमुख किस्मों की बात हम करेंगे, जैसे कुफरी बहार बहुत अच्छी किस्म है जो इस क्षेत्र में किसान भाई उसको लेते हैं, उगाते हैं और उसकी जो रख रखाव है, कीपिंग क्वालिटी है, बहुत बेहतर होती है, क्योंकि इस क्षेत्र का जो आलू पैदा होता है वह सुदूर मुंबई और चेन्नई तक लोग भेजते हैं। तो किस्मों के चयन में इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो किस्में अच्छी कीपिंग क्वालिटी हो जिसकी, उस किस्मों को लें। किसान भाई यदि छोटे लघु और सीमांत कृषक हैं, अगर उनको आलू को अतिरिक्त फसल के तौर पर लेना है तो उसके लिए कुफरी मोहन, कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज को लें, क्योंकि इसमें 60-65 दिन 70 दिन पर भी एक अच्छी उपज किसान को मिल जाती है और जिससे कि यदि उनको जैसी उनकी आवश्यकता है, आलू के बाद कुछ किसान गेहूं को भी ले लेते हैं, कुछ किसान प्याज लगाते हैं, कुछ किसान मिंट को, जिसको हम मेंथा कहते हैं, उसको भी लेते हैं, कुछ किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी खेती कर लेते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान उस आलू की किस्म को लें जो कि थोड़े कम समय में भी उपज अच्छी दे। वैसे जो प्रमुख फसलें आलू की हैं, प्रमुख किस्में हैं कुफरी बहार, कुफरी मोहन, कुफरी सूर्या, कुफरी आनंद और प्रसंस्करण जो युक्त किस्में हैं उसमें कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी फ्राईओम, कुफरी चिप्सोना 5 और कुछ जो हीट टॉलरेंट की हम बात करते हैं उसमें कुफरी सूर्या, कुफरी तेजस अभी मतलब हाल ही में विकसित किस्म है, कुफरी भास्कर, कुफरी किरण। और जैव संवर्धित जो किस्मों की हम बात करें जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट, जिंक और आयरन की मात्रा इस तरह से जो पाई जाती हैं, जैसे कुफरी मानिक, इसमें जिंक और आयरन की मात्रा बहुतायत और किस्मों से अधिक मिलती है। और कुफरी नीलकंठ, इसकी जो
जो इसको काटने पर अगर देखेंगे तो जो इसकी अंदर की फ्लैश है वो हल्का येलोइश होता है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अच्छी मानी जाती है और एंथोसाइनिन की मात्रा अच्छी मिलती है। और इसके अलावा कोफरी जमुनिया है जिसमें कि विटामिन सी है और एंथोसाइनिन है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम किस्मों का चयन करें अपने स्वास्थ्य को दृष्टिकोण से और अपने किसान खेती किसानी में अपने लाभकारी विकल्प हो उसको ध्यान में रखते हुए और प्रसंस्करण युक्त जो किस्में हैं, यदि प्रसंस्करण की जो इंडस्ट्री है उद्योग हैं उनसे अगर तालमेल हो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते हो जिससे कि उनकी जो उपज हो उत्पाद हो उसकी सही कीमत मिल सके। सर कुछ सवाल किसानों के थे, अगर उसे थोड़ा आप ब्रीफ कर सकें तो, जैसे कि फील्ड टेस्टिंग रिपोर्ट के मुकाबले असल उत्पादन में अंतर आ जाता है, इसका क्या मीनिंग? ऐसा नहीं है। फील्ड टेस्टिंग का मतलब कुछ ऐसा नहीं है। 35 से 40 टन के करीब आलू की उपज जो है हम लोग लगभग जो प्रजातियां जो किस्में हमारी विकसित हैं उसके बारे में हमारे पास है, इसकी रिपोर्ट होती है, पोटेंशियल उपज जो होती है। जी जी। और जो किस्में विकसित की जाती हैं उसको यही ध्यान में रखते हुए और ट्रेट स्पेसिफिक किस्मों का विकास हुआ है। जैसे कुफरी मोहन है उसकी बहुत अच्छी उत्पादकता है, किसान के क्षेत्र पर भी मिल रही है। कुफरी गंगा है उसकी भी बहुत अच्छी उत्पादकता है, किसान उसको पा रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन अलग अलग चीजें हैं, जैसे बहार बहुत अधिक लोकप्रिय है क्योंकि उसकी रख रखाव कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और मोहन और इसकी कीपिंग क्वालिटी बहार की अपेक्षाकृत उतनी अच्छी नहीं है, जिससे कि किसान को सुदूर जो आलू भेजना पड़ता है उसमें कभी कभी क्योंकि 8-10 दिन लग जाते हैं तो नुकसान होता है, इसलिए किसान ज़्यादातर उस किस्मों को किसान लेते हैं। सर एक सवाल हमारे किसानों का ये है, क्योंकि हमारी पूरी बेल्ट जो है 37-97 पर निर्भर है और 37-97 ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। अभी आपसे सवाल पूछे 37-97 से ही जुड़े हुए, तो 37-97 के कोई उच्च नस्ल सीपेराई द्वारा विकसित की गई है जो उसका स्थान ले? देखिए 37-97 जो है कुफरी बहार के नाम से वो किस्म है जी। और ऐसा नहीं है, वो किसानों के प्रक्षेत्र पर मैंने पीछे भी बताया लोकप्रिय होने का कारण यह है कि उसकी जो स्टोरेबिलिटी के बाद ट्रांसपोर्टेबिलिटी जो है वो बहुत मजबूत है, दूर भेजने में उसमें बहुत कम नुकसान होता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इसमें खामियां भी हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछेती झुलसा से ये रोगग्राही है, लेकिन पिछेती झुलसा इस समय नहीं आ रही है तो किसान के लिए ये लगता है। अदरवाइज अगर पिछेती झुलसा एपिडेमिक के रूप में हो तो यह किस्म सबसे अधिक रोगग्राही है, तो इसको हम ध्यान में रखते हैं और हमारे संस्थान को द्वारा इंडोब्लाइट कास्ट मॉडल एक विकसित किया गया है जो पिछेती झुलसा को हम बताते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फोरकास्टिंग होती है, भविष्यवाणी करते हैं कि इस क्षेत्र में आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई मैंकोजेब का छिड़काव करके और फसलों को बचा लेते हैं, जिससे कि अब एक महामारी के तौर पर नहीं आती है। और जो भी और किस्में हमारी विकसित हुई हैं सब उपज में इससे अधिक ही हैं, लेकिन धीरे धीरे लोकप्रिय होने में आलू की किस्मों में थोड़ा समय लगता है। जैसे कि कुफरी मोहन अपना एक जगह बना रही है, कुफरी गंगा भी अच्छी किस्म है और ये गुजरात में इसकी अच्छी डिमांड है, इसकी मांग है। और आने वाले समय में हमारी और भी किस्में आएंगी और वो सारी किस्में हमारी जो है, जो हमारे किसानों की मांग है, जो उनकी ज़रूरत है उसके अनुरूप होंगी। सर एक चीज नई आती है कि हम देखते हैं कि एक नई नई प्रजाति, जैसे कुफरी रतन आया, कुफरी दक्ष आया, इसका प्रचार प्रसार तो खूब होता है, लेकिन किसान बोलते हैं कि ये हमें बीज नहीं मिल पाता है। ऐसा ऐसी बात नहीं है। जैसे कुफरी रतन हमने इस बार बहुत सारे केवीके के को थ्रू दिया है। कुफरी अभी आपने जमुनिया की बात सुनी है, इसको कम से कम 20 एजेंसी को हम लोगों ने दिया है, क्योंकि शुरू में आलू की जो बीज है इसकी मात्रा बहुत लगती है
30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो वैरायटी रिलीज होने के तुरंत बाद हर किसान को बीज मिल पाना वह असंभव है, लेकिन इसको प्रचार प्रसार के लिए, लोकप्रिय होने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे केवीके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, संस्था और इनको दिया गया है। और दूसरी बात है कि वैरायटी के विकसित होने के बाद भी सही इसका परीक्षण किसान के फील्ड पर होता है। सर, दूसरा सवाल किसानों का ये आता है कि हर साल जो है वायरस का प्रकोप होता है, हर साल जो है उत्पादन जो है 20 से 30% गिर जाता है। क्या वायरस मुक्त बीज की दिशा में कोई कदम उठाया गया है? देखिए, ऐसा जो आप कह रहे हैं यह भी प्रश्न मेरे ख्याल से, वायरस एक ऐसी बीमारी है, विषाणु का संक्रमण, जिसका इलाज नहीं होता है। उसके वेक्टर को हम कंट्रोल करते हैं कि जिस वेक्टर से वह रोग बढ़ता है। जैसे हम अगर बात करें तो सरसों में एफिड, ये एफिड जो होता है वह आलू में वायरस को फैलाता है। जो जेमिनी वायरस की हम बात करते हैं, जो पोटैटो एपिकल लीफ कर्ल वायरस की, उसको फैलाने के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो उसके लिए हमारा जो सफेद मक्खी होती है, व्हाइट फ्लाई से फैलता है। और बीज का जो आपने बताया 25-30%, ये भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किसान किस तरीके से बीज खुद अपने यहाँ उसको रख रखाव रखता है। यदि आप स्वस्थ बीज का सोर्स अच्छा होगा और उसमें समय पर उसकी जो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे और आपका जो सोर्स बनेगा वो अगर बेहतर होगा तो 2-4% भले दिखेगा। किसान भाइयों, आप लोगों का एक सवाल है कि प्रजनक बीज या प्रमाणित बीज किसान भाइयों को प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान करीब 3000 टन, अगर हम बात करें तो 30,000 क्विंटल प्रजनक बीज हम बनाते हैं। उसमें हमारा न्यूक्लियस और प्रजनक दोनों होता है, तो 25-2600 टन या 25,000 से 26,000 क्विंटल आलू की हम आपूर्ति करते हैं। और हमारे पास जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो हमारा बीज विभाग है, उसके द्वारा एक अलॉटमेंट आता है और जो आवंटन होता है उसके हिसाब से हम प्रदेश सरकार को, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को, NHRDF को, जो इस एजेंसी को हम आलू देते हैं। और इसके बाद जो बचत होती है, सरप्लस होता है, वो हम किसान भाइयों को प्रथम आवक और प्रथम पावक के आधार पर देते हैं। तो अगर इसका भी अगर हिसाब बताएं हम अपने केंद्र की बात, तो हम अगर 12,000 कुंटल के करीब हमारे पास बीज बना तो 8 से 9,000 कुंटल तो हम सरकारी सप्लाई में चला जाता है। और 1,500 से 2,000 कुंटल आलू कट, क्रैक और अनग्रेडेड और अंडर साइज, जो कि वो बीज आलू में उसकी गिनती नहीं होती। तो लगभग 2,000, 2,200, 1,500 ये साल के हिसाब से वैरी करता है, यही बीज बचता है जो कि हम किसान भाइयों को देते हैं। और उसमें भी कुछ ऐसी किस्में हैं जिसकी की बहुत अधिक डिमांड होती है और कुछ किस्में ऐसी होती हैं कि जिसको हम तैयार कर लेते हैं और किसान भाई उसको नहीं लेते, क्योंकि आज अगर मांग आती है और 4 साल बाद में हम उस मांग के अनुसार बीज बनाते हैं और उस समय तक किसानों का रुझान उस प्रजाति की किस्म के प्रति नहीं है, तो फिर वो आलू हमको मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे पास इतना ही है। अब हम आपको एक स्टेटस बता दें, ये उत्तर प्रदेश में, अगर आपको पता होगा, आप जानते होंगे, भारतवर्ष का सबसे बड़ा आलू का उत्पादक राज्य। अगर हम इसमें क्षेत्रफल के आधार पर चलें तो करीब 0.6 से 0.7, मतलब 7 लाख हेक्टेयर आलू की खेती होती है। 7 लाख हेक्टेयर को अगर 3 टन भी आलू की बीज की रिक्वायरमेंट माने तो 7 गुणे 3 कर दीजिए, तो हमें 2.1 मिलियन टन सीड की आवश्यकता है। इसके लिए किसान भाइयों, आपको जो भी प्रमाणित संस्था है वहां से बीज लो। और अभी हम प्रशिक्षण जो हुआ है उसमें मैंने बताया है, उसमें मुख्य बातों का ध्यान रखो। स्वतः गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन अपने प्रक्षेत्र पर करो, सीड प्लांट टेक्निक की तकनीक को लेते हुए।
पहला तो है कि सीड का सोर्स बेहतर हो। दूसरी चीज है जो बीज की अवधि है वो ऐसी लो जिसमें कि विषाणु के संक्रमण कम हो सके। विषाणु का संक्रमण कैसे कम होगा, क्योंकि जो उसके रोग के वाहक हैं, रोग फैलाने वाले कारक हैं, उसको हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। इस बात को हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मोटी मोटी चीजों को आप ध्यान में रखो और हेल्दी पौधों को टैग कर लो और हेल्दी पौधों से निकले हैं आलूओं को अपने प्रक्षेत्र पर लगाओ और 3 से 4 विजुअल इंस्पेक्शन जरूर करो। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब है कि जो रोग ग्रसित पौधे और जो दूसरे किसी किस्मों के पौधे किसी कारण से मिक्स हो गए हैं उनको जरूर निकाल दो, उसको हम रोगिंग बोलेंगे। और ये हम 30 दिन की अवस्था पर कर लो, एक 45 से 50 दिन कर लो, एक 65 से 70 दिन पर कर लो। और जब पत्ती की कटाई कर लो उसके बाद 1 हफ्ते के बाद किसान भाई अपने खेत को आप जा करके देखें, अगर कोई भी पौधे दोबारा उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उसको जड़ से समूल नष्ट कर दें, क्योंकि जब एफिड वहां होगा तो वो रस चूस करके और जो विषाणु संक्रमित पौधे हैं उसके रस को दूसरे में पहुंचाएगा। तो आज आपका आलू की फसल स्वस्थ दिखती है, लेकिन जब यह बीज अगले वर्ष लगाएंगे तो आपके विषाणु के संक्रमण बहुत दिखेंगे और यह आलू की उत्पादन और आलू की उपज को बहुत अधिक प्रभावित करता है। दूसरा सवाल ये किसानों के बीच में ये आता है कि जो बीज का चाहे आप सीपीआरआई से लें या किसी भी अन्य एजेंसी लें तो वो जो है कॉस्ट काफी महंगी पड़ती है। क्या सीपीआरआई लो कॉस्ट बीज वृद्धि तकनीक का परीक्षण कर रहा है जिससे किसानों को? देखिए, आपके जो सवाल हैं तो आलू में बीज की कीमत पर तो नहीं बात करना चाहिए, और जो हम लोगों की आज कल है कीमत सामान्य रूप से वो बहुत ही जेन्युइन है। अभी भी जो किसान बीज खरीदते हैं बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बीज का काम, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि बीज की डिमांड बहुत है और हमारा संस्थान जो बीज पैदा करता है उसका अगर 3 मल्टीप्लिकेशन जो माना जाता है, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 और प्रमाणित जो होता है सर्टिफाइड, तीनों बेहतर तरीके से हो तो पूरे देश में 8% के ऊपर की हम पूर्ति नहीं कर सकते। तो अगर इतने बड़े गैप की पूर्ति करनी है तो किसान को इसमें स्वतः आगे आने की आवश्यकता है कि अपने खेत पर गुणवत्ता युक्त बीज को बनाएं या हाईटेक सीड प्रोडक्शन सिस्टम से माइक्रो प्लांट लें, मिनी ट्यूबर लें, उसको लेकर के लेकिन अपनी नर्सरी और अपना जो रोग रहित और स्वस्थ बीज बनाने का है उसको जरूर एक हिस्सा रखें और 100% किसी पर डिपेंड ना हो गुणवत्ता युक्त सीड की। सर एक इस सवाल हमने उसमें भी देखा था, आपके जो जालंधर वाले सीपीआरआई के जो पाजी हैं उनका भी एक सवाल था, ये कंट्रोल्ड प्लॉट, ये क्या सिस्टम है सीपीआरआई का? सीड प्लांट जो तकनीक है, सीड प्लांट तकनीक जो अगर आप ध्यान से समझें तो यह एक मुख्य रूप से कुछ हमारे रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस को जोड़ा गया है जिसकी कि हमने अभी आपसे चर्चा भी की। जी जी। कि गर्मी की गहरी जुताई, ढैंचा की जो है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए ढैंचा की जो है आप खेती करें। दूसरी चीज है समय पर पौध की आलू की बिजाई और समय पर आलू की जो लताएं हैं जो स्टेम है उसकी कटाई, क्योंकि जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो न हो सके, जिसमें कि हमारा माहू और जो हम चेपा बोलते हैं कहीं के वैसे एफिड है और व्हाइट फ्लाई जो सफेद मक्खी है उससे संक्रमित ना हो सके। और समय पर उसको खुदाई करें जिससे कि उसकी जो स्किन है वो मजबूत हो। आलू छिलेगा तो छिलने के बाद यदि वो संक्रमित है तो एक दूसरे से टच करेगा तो दूसरा आलू भी संक्रमित होगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए एक सीड प्लॉट टेक्निक बनी थी, लेकिन मुख्य जो उसका उद्देश्य था केवल एफिड के कंट्रोल के लिए कि एफिड की जो क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज 20 के ऊपर चली जाए तो उस समय हमें पत्ती को काट देना चाहिए। तो हम उसको, तो आप किसान भाई हैं, उसको कहाँ से आप देखेंगे? आप हमारे जो संस्थान द्वारा विकसित एक टाइमिंग है कि 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अगर आलू के बीज की फसल लगा लें और इसको देखते रहते हैं कि क्या तापमान है, 15 जनवरी 20 जनवरी तक उसकी जो तना है, जो उसकी लता है, उसको काट दें
और 15-20 दिन के बाद फरवरी में ठंड में आलू की खुदाई करके और उसको कोल्ड स्टोर में सीड गृह में रख ले। सर एक समस्या किसानों के बीच में आम होती जा रही है, लगातार जो है आप ही सीपीआरआई के द्वारा भी डायरेक्शन जारी किए जाते हैं, एक सिंडोमाइट्स, नेमाटोड्स और झुलसा इस पे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अभी प्लांट्स आए थे, ये कुछ अब थोड़ा सा रोक ही लो। अभी सवाल इन सभी किसानों का है जो आपसे अभी चर्चा कर रहे थे कि हमसे लगातार फीडबैक लिया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है लेट सबमिट डाली जाती है या फिर हिंदी इंग्लिश में डाली जाती है। हमें जो लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया कि कौन सी फीडबैक ली जाती है, कौन सी रिपोर्ट लेट डाली जाती है। जैसे कि अभी कोई अंडर ट्रायल वैरायटी है, जैसे आपने प्रैक्टिकल, वो आपको कैसे पता चले? देखो, प्रजाति हमारी जो है वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट में वो टेस्ट होती है। टेस्ट होने के बाद वो नोटिफिकेशन होता है, रिलीज होती है, उसके बाद उसके बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी जो 2-3 प्रजाति किस्मों की आप बात कर रहे हैं, अभी पिछले वर्ष जो है वो रिलीज हुई है, तो उसकी इतनी मात्रा नहीं बन पाती है। और दूसरी बात है, बीज बनाने से पहले वो बहुत सारी एजेंसियों में दी जाती है। कोई भी किसान अगर लेना चाहेगा, कुफरी रतन है, कुछ है, 10 किलो 5 किलो उसको हम देंगे, लेकिन वो 10 कुंटल नहीं दी जा सकती। और 10-5 केजी के बाद अगर उस डिमांड बढ़ेगी, अगर आप अभी उसकी हम मात्रा 500 कुंटल पैदा कर लें, इसके बाद वो उठेगी नहीं हमारे यहाँ से। तो प्रजाति किस्में विकसित होने के बाद किसान तक पहुंचने पर उसका क्या रिस्पांस है, किसान को कैसे अच्छी लगती है और कंज्यूमर्स उपभोक्ता को कैसे अच्छी लगती है, इसके बाद तब वो जगह बनाती है। जैसे कुफरी बहार 1980 की किस्म है, लेकिन आज भी जो ऐसी जगह बनाई है कि उसकी दूसरी जगह नहीं ले पाती। इसका मतलब है कि वो किसानों और खाने वाले दोनों में उसकी रिच है, पहुंच है, और वो ज्यादा समय तक दूर तक भी भेजी जाती है, ज्यादा समय तक उसको हम रख सकते हैं। भविष्य को लेकर आपका क्या रहने वाला है? आलू भविष्य में आलू का बहुत अच्छा भविष्य है। आने वाले समय में प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी आलू की दिशा जो है बड़ी उज्जवल है, और बायोफोर्टिफाइड प्रजातियों का विकास हो रहा है, उस पर भी हम बहुत आगे जा रहे हैं। और आने वाले समय में इंडस्ट्री के साथ भी आलू जुड़ेगा। बहुत सारे हैं कि आलू का स्टार्च बनाने का, आलू का बहुत प्रोडक्ट बनाने का, तो इन सारी चीजों में जुड़ेगा, तो भविष्य बहुत उज्जवल है। आलू का जो यहाँ पर पैरू की एक शाखा खुल रही है आगरा में, उसके बारे में मैं नहीं क्या, इसके बारे में आप उनसे बात करना।